भेलपूरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। जैसा आपने भी देखा, मैं भी देखता हूँ, सुनता भी हूँ, ये चीज़ मुझे डाइजेस्ट नहीं होती है कि भाई आए और शूट कर दिया। ऐसे नहीं हो सकता। वो रिटेलिएट ना करे, इतना मतलब फुर्तीला है विनय, था विनय, कि यदि उसके अचानक भी रखेगा ना तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड हो जाता है। ब्लिंकिंग भी बहुत बड़ा टाइम है। इतनी देर में तो रिएक्ट करके वो रिटेलिएट करेगा। और बीइंग डिफेंस पर्सनल, कहीं पर गोली चल रही है तो क्या उसको नहीं सुनेगी आवाज़, नहीं सुनाई देगी क्या? ऐसा नहीं कोई आया और उसको अपना आयर शूट कर दिया, ऐसा नहीं हुआ है। उसने डेफिनेटली लोगों को बचाया है और बचाने के लिए, बचाने की वजह से ही उस पर ये सब हुआ है। अदरवाइज वो तो एस्केप कर ही सकता था। मतलब उसकी दौड़ मैं जानता हूँ कितना फुर्तीला था वो, मैराथन से मतलब दौड़ता था, स्विमर एक बहुत बढ़िया था वो। तो इतनी ताकतवर, इतना फुर्तीला, इतना आईक्यू लेवल उसका अच्छा, तो पॉसिबल नहीं है कि कोई आए कर दे, दूर से भी करे तो भी बच जाएगा, मुझे पता है। और सामने वाले का कोई ऐसा थोड़ा वो स्नाइपर शूटर है उसको मतलब वहाँ पर टारगेटेड मार रहा है ना, क्योंकि सेल्फ डिफेंस तो वो कर ही सकता था, वो तो बच ही सकता था। और दूसरों को, क्योंकि फौजी आदमी है, उनको तो सिखाया यही जाता है, देश के लिए, देश भारत माता के लिए सब कुछ करना है। तो विनय के साथ तो ये था कि जैसे मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलता था तो वो भी ब्रेकफास्ट करके और वो भी ऑफिस चला जाता था। या तो मैं कॉल कर लेता था या वो कॉल कर लेता था। जब तक मैं यहाँ से पानीपत पहुँचता था तो हमारी कॉल नहीं कटती थी। ऐसा नहीं कि मैं पानीपत आया तभी, हमेशा की बात थी। जब भी ऑफिस में होता था, मैं ऑफिस लगभग बराबर टाइम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सुबह मेरी बात होती थी। शाम को ऑफिस से आता था तब हमारी बात होती, कि वो जिम में जा रहा होता था और मैं ऑफिस से चल रहा था, कि उसका जिम वहीं कैंपस में था। ऑफिस ऑफ किया और जिम में जा रहा है जैसे, तो उसकी मेरी बात होती थी। रूटीन की बात थी ये। और रात को सोने से पहले एटलीस्ट वीडियो कॉल हमारी होती थी। और लाइफ को लेकर के तो था बहुत कुछ प्लानिंग, जैसे बात होती थी उससे मेरी, तो प्लानिंग करता था। उसने प्लान किया हुआ था, मैंने ऐसे ऐसे करना है, ऐसे इन्वेस्टमेंट करनी है, छोटी छोटी करके ऐसे करना है, इसके बाद इतने साल ये करना है, उसके बाद आप रिटायर हो जाओगे। यदि मैं ठीक से हो गया काम, मेरा प्लानिंग ठीक कामयाब रहता है, तो आप प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लोगे और आप ये काम करोगे। फिर मेरा मन करेगा मैं कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज मैं छोड़ करके इसको ज्वाइन कर लूँगा। और हमारा फाइनेंशियल ये रहेगा और फैमिली का ये रहेगा। फैमिली के बारे में था जैसे कि भाई फैमिली से आपकी शादी हो जाएगी तो उसके बाद क्या रहेगा। तो उन्होंने बताया मुझे कि भाई मैंने तो ये भी सोच रखा है बच्चे कितने होंगे और क्या होगा, उनके नाम क्या होगा। और ये बताया उसने मुझे कि उनका पढ़ाना कहाँ पर है। मैंने वो स्कूल तक डिसाइड किए थे उसने। और घर के बारे में था, घर कैसे होना चाहिए, कि घर एक तो एटलीस्ट उसको कोचिंग नहीं बहुत पसंद था, क्योंकि बचपन में मैं एक दो बार उसको लेके गया हूँ, विनय को और सृष्टि को, मेरी बेटी को कोचिंग भी लेके गया हूँ। तो उसको पर्टिकुलर वो जगह बहुत पसंद थी। और चांस की बात है कि उसको जॉब भी वहीं मिल गई, पोस्टिंग उसकी वहीं पर होगी। तो अपने दादाजी को ही बोलता था वो कि घर तो यहाँ समुद्र के किनारे, ये जो है ना इसमें लेंगे, चाहे 2 बेडरूम ले लें हम, और ले लेंगे हम सारे जने मिल करके, सभी कमाते हैं, ठीक है। तो एक तो वहाँ पे एक इस घर के बारे में कहता था कि भाई इस घर को है ना ऐसे बनाऊंगा। भाई मैंने कहा कि हम तो 25 साल पहले जो बना चुके, हमारे लिए ये काफ़ी है। उसका ड्रीम था इसको मैंने कैसे बनाना है, क्योंकि लोकेशन इस घर की भाई मतलब ग्रेस ऑफ गॉड जो हमें मिली, तो वो अच्छी जगह मिली हुई है, ये बेस्ट लोकेशन पे है घर ये। तो इसको भी वो चाहता था, उसका ड्रीम था कि मैं इसको ऐसे बनाऊंगा। तो हर एक मेंबर से, मतलब फैमिली मेंबर से भी, हमारे दोस्तों से भी, दोस्तों के बच्चों से भी, और सभी से मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा वो अटैच था। अब मैं कह दूं कि भी मेरा ज़्यादा ख्याल रखता था, ये बड़ी बेईमानी होगी। वो दादा दादी का कितना रखता था, ये भी बेईमानी होगी कि भाई वो मेरा नहीं रखता था क्या। मतलब इतना अटैच था वो। जितनी बार भी वो छुट्टी आता था, जैसे कभी भी आया, हमें पता है या जा रहा है यहाँ से, घर से, तो यहाँ से निकलेगा तो दिल्ली तक ही सभी उसको अपने अपने फ़ोन से एक बार फ़ोन कर लेते थे। उससे पूछते थे आपकी बोर्डिंग होगी क्या, हो गई। तो उसकी बोर्डिंग होने से लेकर के टेक ऑफ होने से पहले सबसे बात करेगा
जब टेक ऑफ होगा जहाज तब एक बार एटलीस्ट किसी से भी बात करेगा वो कि हम अब टेक ऑफ होगी फ्लाइट। हम ट्रैकर से ट्रैक करते थे उसकी फ्लाइट में, मैं तो करता था, मैं ट्रैकिंग पे लगा लेता था इस वक्त कहाँ पहुँचा है वो। तो इस तरह की अटैचमेंट थी हमारी। उसको ट्रैकिंग पसंद थी, पहाड़ बहुत पसंद थे, बट मैं श्रीनगर उसको कभी लेके नहीं गया। मैं हिमाचल में मैक्सिमम लेके गया, साउथ के जो पहाड़ है वहाँ लेके गया उसको। सेफ जगह लेके जाता है पेरेंट्स भी, अब बड़ा हो गया ठीक है, उसकी इच्छा थी शादी के बाद, ठीक है चले जाओ, पेरेंट्स रोके तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। 6 अप्रैल को रामनवमी थी, ठीक है, पिछले साल उस दिन रिंग सेरेमनी हुई थी। 14 को हमने सुबह यहाँ से शादी के लिए हम मसूरी निकले, तो 15 को वहाँ जो फंक्शंस थे रूटीन में जो होते सिस्टम, सगाई, इसका सगाई का हो गया, इसका हो गया, फिर उसके बाद रात को कॉकटेल पार्टी होती, क्या बोलते हैं वो, इस ढंग से जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ना वो हुआ। तो 16 को मैरिज की डेट थी, शाम का टाइम था, तो रात को फिर वो मैरिज हुई। तो 17 को वहाँ से हमारा डिपार्चर था। 19 को हमने रिसेप्शन रखी हुई थी करनाल में ही, तो उस दिन हमारे फंक्शंस ओवर हो जाते हैं 19 को। तो 20 को फिर वो लंच करके और जो पग फेरा होता है उसके लिए वो गुड़गांव चले जाते हैं, और एज पर प्री प्लान जैसे रहता है। तो 19, 20, 21 को वो कि उनकी बुकिंग थी श्रीनगर के लिए, तो वो श्रीनगर चले गए, फिर वहाँ से वो पहलगांव गए। बुकिंग भी मैंने ही कराई, जैसे मुझे कहा उन्होंने कि पापा मेरी छुट्टी तो बाद में होगी, ऐसे ऐसे करके आप अरेंज कर दो। मैं कहा चलो ठीक है, आई विल ट्राई। तो मैंने किया, तो मैंने पहले किया था उनका कि गुलमर्ग में पहले दिन जाओ, फिर दूध पथरी चले जाओ, फिर सोनमर्ग चले जाओ, फिर अपना वहाँ से यहाँ पहलगांव चले जाना, आके एक रात श्रीनगर ऊपर अपना वापसी हो जाओ। बट समय को देखो क्या है कि दोनों बच्चों ने मतलब कहा कि विनय ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे बात, उनकी बात हुई होगी कुछ कि पहले दिन 22 रन चलते हैं। तो फिर पहले दिन वहाँ गए, बोले पापा ऐसे कराओ बुकिंग। तो मैंने रीबुक कराया, रीशेड्यूल कराया इटिनरी उसका सारा का सारा, तो करवाई मैंने ये, क्योंकि पहले वाला प्लानिंग होती तो ये हादसा मेरे साथ नहीं होता, बाकी तो जो होना है वो होगा ही। सुबह भी बात हुई मेरी उससे, विनय से, मैं पापा के कमरे में बैठा हुआ था, वीडियो कॉल की हमने, वो तैयार हो रहा था सुबह, 9:15-17 की बात है मॉर्निंग में। तो मैंने कहा भी यार क्यों जाता है पहाड़ पूड़ा यार, ऐसे वहाँ पर बारिश वारिश हो रखी है, कीचड़ विचड़ है रास्ते में, मैंने पूछा था किसी से और मैंने देखा भी था, तो वहाँ क्यों जाता है, परेशान होगा ऐसे ही करके, और रहने दे। लेकिन कहता है कि नहीं पापा बस मैं बाद में बात करूँगा, अब निकल जाएंगे 15-20 मिनट में ब्रेकफास्ट करके और फिर आगे बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है यार। तो ये भी समय की ही बात है कि यदि उस टाइम भी निकल जाते, 10 बजे भी निकल जाते हैं, तो जब जो हादसे का समय है उससे पहले तो आ जाते, कोई इतनी बड़ी जगह नहीं है, लोग आ भी जाते हैं भाई, 1 घंटा जाने में लगा लो, एक आने में 1 घंटा वहाँ लगा लेता है, 1.5 लगा लेता है, या 5 मिनट लेट ही हो जाते वो। तो सोचता तो बहुत कुछ आदमी, पर दिमाग में तो बहुत बातें आती हैं। और कोइंसिडेंटली 22 को मेरी कज़न है एक, तो उसके बेटे की भी मैरिज थी, तो वहाँ से मैं 2-1 बजे आया हूँ। 2 बजे आने के बाद मैं इस बेडरूम में सामने वाले में मैं सो गया। तो फ़ोन जैसे आया तो मेरे पिताजी के पास फ़ोन आया, तो ये आए कि राजेश मैं कहा क्या हुआ, बोला फ़ोन है। तो फ़ोन पे जो मेरे बेटे के ससुर थे उनका फ़ोन था बेसिकली। बस मैंने बोला हेलो, क्या हुआ सुनील? बोला यार गोली लग गई विनय को। उसने ये बोला मुझे। मैं क्या हो गया? बोला ऐसे ऐसे गोली लग गई, यही उसने बोला। एकदम मेरे तो मतलब क्या हो सके, ज़मीन के नीचे की मतलब पैरों के नीचे की ज़मीन निकल गई एकदम से। क्या हो गया, मैं यकीन नहीं कर सकता, एकदम सो रहा आदमी, एकदम उसको फर्स्ट हैंड ये नहीं, मैं उठा अचानक, तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ।
मैं कभी इस कमरे में आता हूँ, कभी उसमें जाता हूँ, मैं अपनी अलमीरा खोल रहा हूँ, वार्डरोब खोल रहा हूँ कि इसमें से कपड़े लेके जाने, कभी टैची खोल रहा हूँ इसमें क्या रखूँ क्या ना रखूँ। अचानक ये सब हो गया, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मैंने सुनी सब चीज़ें ये, और एकदम से मुझे जाना भी है, समझ में नहीं आ रहा मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ। ऐसा हो गया मेरे साथ, एब्सेंट माइंडेड सा हो गया। एकदम उठी सृष्टि, पापा क्या बात है। मैंने कहा कुछ नहीं। बोला नहीं कुछ बताओ क्या बात है। फिर मैंने बताया बेटे ऐसे करके है, और भैया गए हुए थे वहाँ पे, और वहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है और उसको गोली लग गई है। तो बोला फिर मैं जा रहा हूँ। बोला नहीं मैं भी साथ में चलूँगा। मैंने इसको मना किया, बट ये बोली नहीं मैं आपके साथ चलूँगी, कोई तो हो आपको देख ले। यानी हो, मैंने बोला ठीक है 1 से 2 बोले, मैंने यही सोचा, और फटाफट हमने अपनी रैप किया अपने आप को, कुछ कपड़े लिए, कुछ पैसे उठाए, सब चीज़ें। जब मैं यहाँ से गया तो जाने से पहले क्या हुआ, पापा भी उठ गए। तो खैर क्या बताना था इनको, इतना ज़्यादा नहीं बताया। इसकी मम्मी भी उठ गई विनय की। बोला क्या बात है, वो समझ गई कुछ गड़बड़ है। तो मैंने उसको हिंट दे दिया, मैं ऐसे करके होगी बात, कुछ हादसा हो गया है और शायद अब विनय नहीं आएगा। उसको मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यानी उसने भी फ़ोन किया, फिर हिमांशी को इसने फ़ोन किया, पूछा इन्होंने कुछ, तो पापा को मैंने बता दिया था, कुछ हिंट दे दिया था मैं, पापा उसको चोट ज़्यादा है विनय को, और ऐसे हुआ है तो मुझे अभी निकलना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ, और हौसला रखना। यानी वो पापा को भी अंदाज़ा तो हो गया, पर उसने पूरा हौसला रखा और इनको संभाल के रखा, मेरी मदर को, मेरी वाइफ को। ये 2 बच गए थे यहाँ पे। और फिर हम ट्रैवल कर रहे थे, यहाँ से हम चले। जब मैं चला हूँ तो मुझे मालूम था कि नहीं है, तो मैंने अपनी जान पहचान वाले को एक को जम्मू में फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसे हो गया है जी। बोला हाँ यार न्यूज़ देख रहा हूँ मैं, हुआ है ये। बोला क्या बात होगी। मैं कहा विनय तो वहीं गया हुआ था, वहीं था, और ऐसे न्यूज़ आई है। फिर उसने मुझे फ़ोटो भेज दिया था, यहाँ से मैं निकला ही था, मतलब कि मधुबन तक नहीं पहुँचा, उससे पहले फ़ोटो भी शायद आ गया था, या मधुबन से निकला तब फ़ोटो आ गया था। उसने मेरे को फ़ोटो भेजा, ये तो नहीं। मैं कहा हाँ ये। तो जो हुआ वो जैसे रिएक्ट किया, उसने रोने लगा, यार राजेश ये क्या हो गया। कोई बात नहीं। फिर मेरे साथ बेटी भी थी, मेरा कज़न भी वो ड्राइव कर रहा था, मुझे इनको भी देखना है। तो हम चलते चलते बात कर रहे थे, तो बहुत स्ट्रेस था, मैं इनको ढांढस देता रहा, भैया को भी मैं बोलता रहा कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी, हो जाएगा। पर मुझे मालूम था कि मेरे ऊपर कितना वजन है, मैं ही जानता हूँ वहाँ तक पहुँचने तक। और भाप मेरी बेटी ने भी लिया था, बट हम एक दूसरे को ये बात नहीं कह रहे थे, देर रात तक हम नहीं कह रहे थे। हम वहाँ भी जैसे गए श्रीनगर, तो वहाँ भी हमें कहा गया कि उसको एयरलिफ्ट कर लिया था, ये कर लिया था, सारी बातें हैं। क्योंकि इमीडिएटली पेरेंट्स को कोई नहीं बताता, क्योंकि बहुत बड़ा ये एक ऐसी न्यूज़ होती है कि जिसको आम आदमी भी सहन नहीं कर सकता, और बीइंग पेरेंट्स तो कहाँ, बीइंग फादर कहाँ पॉसिबल होती है सुनने। इस करके जो भी न्यूज़ हमारे पास आ रही थी वहाँ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या सिक्योरिटी पर्सनल्स की तरफ से, वो ये था जी वो ठीक है, हॉस्पिटल में ऐसे है, वो बता रहे थे, पर मुझे मालूम था अंदर से, और मैंने रिएक्ट भी नहीं किया। और और लेट नाइट में हमें कन्वे भी कर दिया गया था। अर्ली इन द मॉर्निंग हम फिर हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहाँ पर मतलब कुछ और मतलब विक्टिम्स की रिमेन्स मतलब बॉडी थी वहाँ पर, उनको भी लाया गया था, उनकी फैमिलीज भी थी वहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही था। कहने को लगता है कि 1 साल होने को है। इसमें 2 तरह की बातें मुझे लगती हैं। जहाँ पेन की और घाव की बात करते हैं, दुख की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे अभी हुआ है ये, जस्ट नाउ। वैसे देखा जाए, ड्यूरेशन देखी जाए तो 1 साल कैसे कटा है, ऐसा लगता है कि शुरू में तो ये था भी 1 दिन भी है जैसे, तो 1 दिन भी ऐसे लगता था जैसे 1 साल हो गया है। मतलब इतना लंबा टाइम कैसे कटेगा, टाइम नहीं कटता उसमें। और दुख को देखे, पेन को देखे, तो ऐसा लगता है जैसे अभी मतलब पेन हुआ है ये, ऐसा।